हेलो नमस्कार दोस्तों, मानव रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हिंदी स्पेशल का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वर्णमाला का। सेकंड पार्ट है जिसमें हम वर्णमाला और विराम चिन्ह में कुछ विराम चिन्ह देखेंगे। पूरा वैसे टोटल विराम चिन्ह 20 है, लेकिन हम इसमें कुछ देखेंगे, लगभग आपका 10-12 विराम चिन्ह देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये अभी हमारा वर्णमाला है, इसके बाद हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। एक वर्ड आता है, आप लोग पढ़े होंगे, अघोष वर्ड, और एक आता है संघोष। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि क्या है। ठीक है, कौन सा अक्षर अघोष है, कौन सा अक्षर संघोष है, तो ये वाला आपसे पूछ लेते हैं। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वातंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, इन वर्ड्स को अगर बोलते हैं, ठीक है, इन ऐसे शब्द को अगर हम बोलेंगे, ये अक्षर को, ठीक है, जैसे कि फा शा शा शा। ठीक है, अगर हम इन वर्ण को बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कंपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अघोष कहलाता है। देखिए, एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए का, खा, गा, घा और अंगा। तो ये होता है प्रथम, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, ये होता है फिफ्थ। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग, ये हम 5 वर्ग में डिवाइड कर दिए, तो प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम वाला होता है और द्वितीय वाला होता है, ये क्या होता है, ये अघोष होता है। ठीक है, अघोष क्लियर है। तो इसको बोलने में क्या होता है, कंपन नहीं होता है। का एंड खा, इसमें कंपन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम गा, घा, अंगा बोलेंगे, इसमें क्या होता है, ध्वनि में थोड़ा सा कंपन होता है, जिसको हम बोलते हैं सघोष। तो सघोष में क्या होता है, 345, ये याद रखिए, या तो आप ये याद रखिए, 345 क्या होता है, सघोष, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, याद करने के पर्पज से। और सभी स्वर, इसके साथ साथ सभी क्या होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर। अच्छा, टोटल स्वर कितने होते हैं डियर, सभी स्वर, तो टोटल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो जितने भी 11 स्वर हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, और 345 ये आपका सघोष होता है। इन सघोष में क्या होता है, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वातंत्रियों में कंपन होता है, और प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, मतलब ग, घ, अंगा, जब हम बोलेंगे तो इसमें कंपन होगा, संघोष कहलाता है। और अघोष क्या होता है, इसमें कंपन नहीं होता है, और प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है, और साथ में इंक्लूड और होता है, फा, शा, शा और शा, ये अघोष कहलाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा, और आपको अच्छे से समझ में आएगा कुल ऑलरेडी। ठीक है, देखिए, हम पढ़ते हैं अब अल्प प्राण। क्या होता है अल्प प्राण और क्या होता है महाप्राण। 2 वर्ड्स और हमें मिलेंगे एग्जाम में कि अल्प प्राण क्या होगा, महाप्राण क्या होता है। अल्प मतलब होता है थोड़ा, प्राण मतलब होता है वायु। इनके उच्चारण में अल्प प्राण, जब भी वो वर्ण आएगा तो इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होगी, मतलब अल्प होगी। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं, प्रथम मतलब आपका मान लीजिए का, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 हमने कैटेगराइज कर दिया इसको। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम वाला जो है, प्रथम, तृतीय और पंचम, मतलब अल्प प्राण को याद करने के लिए आपको याद करना होगा 1, 3, 5, 135, ये अल्प प्राण है। 135 याद कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा अगर इसको याद करते हैं। 135 अल्प प्राण, का, ख, गा, ठीक है, फिर चा, छ, जा, झा, या, ये हो गया। ये चीजें आपको याद रखना है 135। साथ में आपको अंतस्थ वर्ण भी याद रखना है। अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण भी होता है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। देखिए, वर्ण को हम 2 भागों में डिवाइड किए थे, स्वर और व्यंजन। व्यंजन को भी हम भागों में डिवाइड करते हैं 5 भाग में। उसमें से एक भाग है आपका अंतस्थ वर्ण, जो कि होता है या, र, ल, व। ठीक है, ये अल्प प्राण है। इससे आप अल्प प्राण को क्या करेंगे,
एलिमिनेट कर पाएंगे और अपने सही आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, महाप्राण क्या होता है? महाप्राण, इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होते हैं, द्वितीय, इसको जो आप 24 से याद कीजिए, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, और साथ में आपका ऊष्म वर्ण भी इंक्लूड होता है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऊष्म वर्ण है, शा, 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 हा, ये ऊष्म वर्ण है। ये व्यंजन के प्रकार हैं। ठीक है, एक और प्रकार है ऊष्म वर्ण। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बनेगा, बट अगर आप कोई ऐसे याद करते हैं तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम में ये भी पूछता है कि नासिक की ध्वनियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो देखो नासिक की ध्वनियाँ वो होती हैं जिसमें वायु के साथ साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नासिक मार्ग का, मतलब नोज। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग हम मुंह से करते हैं लेकिन साथ में अपने नाक का भी प्रयोग करते हैं, नासिक ध्वनियाँ बोलते हैं उन्हें। वो कौन कौन से हैं? अगर हम डा करें, डा, अंगा, देखो अंगा पढ़ते हैं, इया, तो नाक का प्रयोग कर रहे हैं, हम मुंह का प्रयोग कर रहे हैं प्लस नाक का प्रयोग कर रहे हैं। अड़ा, ना और माँ, तो इसमें हम नाक का प्रयोग कर रहे हैं, नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए, निर्नुनासिक क्या होता है, या मौखिक ध्वनियाँ बोल देते हैं जिसे। तो इसके जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें खाली मुंह का प्रयोग होता है, हमें नाक का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, तो नासिक ध्वनियाँ में नाक का प्रयोग करते हैं और निर्नुनासिक में नाक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी ध्वनियाँ जैसे का हो गया, ठीक है, का, खा, ग, घा, इसमें कहाँ नाक का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जैसे ही अंगा बोलेंगे, अंगा, इसमें हम नाक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो गया नासिक ध्वनियाँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं कुछ विराम चिन्ह जो कि आपके एग्जाम में आता है। टोटल विराम चिन्ह कितना होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 20 होता है। ठीक है, 20 होता है, 20 विराम चिन्ह होता है जिसमें हम लगभग 10-12 पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। और एक पॉइंट ऑफ याद रखेंगे कि विराम चिन्ह जो होते हैं डियर, विराम चिन्ह, उसमें से जो पूर्ण विराम है, खाली ये वर्ड हिंदी का है, बाकी जो भी विराम चिन्ह लिया गया है वो अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अभी इसमें मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। विराम चिन्ह पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें 4-4 विराम चिन्ह लेकर उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी हम इसको खाली पढ़ लेते हैं। जैसे कि विराम चिन्ह, एक आपके एग्जाम में पूछेगा विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह आप कैसे लगाएंगे? जैसे कि राम हुआ, किसी के नाम के आगे आप लगा दिए, ठीक है, राम, श्याम, तो वो विराम चिन्ह अल्प विराम हो गया। ठीक है, और अर्ध विराम क्या होता है? ये अर्ध विराम होता है, इसका साइन क्या होता है? देखिए ये, ठीक है, ये आपका होता है अर्ध विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? कोई भी सेंटेंस है उसके बाद आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक है, ये एक डंडा के प्रकार का पूर्ण विराम। राम बाजार जाता है तो उसके बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक है, कि उसके बाद अब कुछ नहीं है, कोई भी सेंटेंस नहीं है, पूर्ण विराम लग गया। प्रश्न चिन्ह क्या होता है? कोई भी हमसे कोई भी प्रश्न पूछता है, तुम कब जाओगे, तो उसके बाद प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, ये देखो एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य चिन्ह। ठीक है, आश्चर्यचकित हो गए, जैसे कि हाय राम बोलते हैं ना, हाय राम, तो हाय के बाद, ठीक है, कोई भी हमने देख ली तो हाय राम, दुख का बोध होता है, खुशी का बोध होता है, तो फिर हम वहाँ पे आश्चर्य चिन्ह लगा लेते हैं। अब हम 6 नंबर देखते हैं कि निर्देशक चिन्ह कौन था, डैश वाला जो वर्ड है ना, जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं कि रात और दिन, रात दिन, तो रात और दिन के बीच में हम क्या लगाते हैं? डैश लगा देते हैं, जिसको हम संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं और निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, आपको कोष्टक तो हम लोग जानते हैं 3 प्रकार का होता है। ठीक है, छोटा, मझला और बड़ा वाला कोष्टक, तो इसका भी प्रयोग हिंदी में होता है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। देखिए, अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार का होता है, एक हरा होता है, एक दोहरा होता है। देखो, एक हरा जैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी लेखक है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर,
तो दिनकर को अगर हमें हाईलाइट करना है तो हम ये अवतरण चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। या आप ये समझिए कि तुलसीदास ने क्या लिखा था, रामचरितमानस लिखा था। तो रामचरितमानस को हम फेम मतलब उस पर प्रकाश डालने के लिए हम इसको लगभग अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अवतरण चिन्ह होता है, ठीक है डियर। और ये आपका क्या होता है, अपूर्ण विराम, मतलब 9वां जो है आपका उपविराम बोल देते हैं या फिर उसको बोल देते हैं अपूर्ण विराम, ठीक है। अपूर्ण विराम ये वाला, जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि विज्ञान है, विज्ञान साइंस, तो विज्ञान वरदान है या फिर अभिश्राप, विज्ञान। तो विज्ञान के बाद हम ऐसे 2 पॉइंट लगा देते हैं, विज्ञान वरदान या अभिश्राप, वरदान या अभिश्राप, ठीक है। तो विज्ञान वरदान या अभिश्राप, तो उपविराम अपूर्ण विराम ऐसा चिन्ह लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस लिख के लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिए 10वें नंबर, तो विवरण चिन्ह क्या होता है भाई। विवरण चिन्ह होता है, मान लीजिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं कि भाई सेब के निम्न प्रकार हैं, ऐसा कुछ भी वर्ड आ जाता है तो हम यहाँ पे लगभग विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं कि भाई इसके और भी प्रकार हैं, तो नंबर और डाल देते हैं 1 2 3 ऐसे कुछ प्रकार हम डाल देते हैं, ठीक है। तो लिखने के बाद, कुछ सेंटेंस लिखने के बाद हम इसका चिन्ह लगा देते हैं जब किसी के प्रकार का लिखना होता है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बोला था पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, डबल चिन्ह होता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है। तो ऐसे लगा लेते हैं इसको। तो किसी भी पर्सनालिटीज का जो भी कोई वाक्य होता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में हम इसको बंद कर देते हैं। तो फिर ये वाला वाक्य आप समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे 20 होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर लगभग 5-5 चिन्ह लेकर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और MCQ भी लगाएंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट में ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है वर्णमाला, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा और कुछ कमेंट, कुछ सुझाव, कुछ एडवाइस है तो वो भी आप दे सकते हैं। एंड क्या कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, हिट द बेल आइकन्स फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।